मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियंस, इंडियन डायस्पोरा और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है चाइना का, उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान कहते हैं, मुझे बताया जाता था चीमा साहब दो चीजें कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है, ये टूट नहीं सकता, लेकिन कतर में उसके टुकड़े दो हैं। आज भी कहते हैं इस्लाम पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस्लाम का किला है, कहते हैं ये खत्म नहीं हो सकता, हालांकि दो टुकड़े उसको हो चुके। तो देखिए फिर इस तरह की बातें करने से क्या फर्क पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर? इस वक्त हर फर्द वाहिद की जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है। बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब ने भी अगले दिन फरमाया है कि वो बाजवा साहब इनके सामने इस तरह जिक्र करते रहे, who was not an ordinary person, he was an army chief। तो इस वक्त सर्कमस्टांसेस में माजी के अंदर देखा जाए तो जो एक पाकिस्तान में दोनों साइडों पे मैं समझता हूँ स्टांस पाकिस्तान, दोनों साइडों पे पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप को इसका पॉलिटिकल फायदा लिया जाता था, हमेशा आज भी लिया जाता है। बल्कि बिलावल भुट्टो ने कहा है इस बात का कि इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई हादसा भारत के अंदर होता है, उन्होंने अपने डाउट्स जो हैं वो बताए इसमें। अब इस साइड पे मैंने आपको शायद बड़ी दफा बताया कि डिफेंस के बजट को रखने के लिए कि हम नहीं होंगे तो भारत आ जाएगा। अब वो टैंकों को जंग लग चुका है, हालांकि मैं उसको डिनाई करता हूँ। जंगें 4 की हैं शुरू, हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा, लेकिन 4 जंगें चारों आपने खुद शुरू की हैं। अग्रेसर तो आप हैं, मेरा मकसद उन्होंने तो जानी शुरू की है। तो इसमें अब इन चीजों से आगे किस तरह जाना होगा, इन चीजों को देखे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो फ्रंट देखते हैं, फ्रंट स्क्रीन से देखते हैं, पिछले मिरर से देखकर आप गाड़ी नहीं चला पाते। तो इस वक्त अगर देखा जाए डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें और बिलावल भुट्टो की बातें, दोनों से यही रिफ्लेक्ट होता था कि बोथ आर नॉट, दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन बट दे आर नॉट प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड इवन इन अ सिंगल स्टेप। काफी देखा जाए तो इस रीजन में कई चीजें नई हो रही हैं इस वक्त। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कल 2-3 दिन पहले नेटो ने जापान के अंदर अपना ऑफिस खोला है, फिर फिलीपीन के अंदर इस वक्त अमेरिकन दे आर डूइंग देयर नेवल एक्सरसाइजेस। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन वॉर जो है पीक पर जा चुकी है, इस वक्त कीव के ऊपर मुसलसल अटैक हो रहे हैं जिनकी तस्वीर भी आ रही हैं, और पुतिन दूसरी साइड पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका इज इन्वॉल्व ऑन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन देम थ्रू द यूक्रेनियन। टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट एंड हम वी आर नॉट टेलिंग यूक्रेन हाउ टू फाइट देयर वॉर, लेकिन टेंशन इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें भारत क्योंकि इज राइजिंग एज अ रीजनल पावर, और दूसरा भारत का इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिका मैटर फैक्ट। सो इस इंपैक्ट्स में और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब यह कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है, फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ, चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का। मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियंस, इंडियन डायस्पोरा और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है चाइना का, उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपके चीफ जो है वो उनको काफी एश्योरेंसेस देख रहे हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप हम पे एतमाद करें, आप आए दोबारा पैसे लगाएं। उन्होंने आपको 58 बिलियन का एक लॉलीपॉप दिखाया, अभी दिया नहीं है, दिखाया है। और अगर उस पर हमारी कई बैंक बाद में तो शॉपिंग करनी शुरू कर दी होगी कि बड़ा पैसा आ रहा है, लंदन में जाएगा। लेकिन एक आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई फर्द वाहिद नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके।
हमारे आर्मी चीफ वहां गए थे, लेकिन आर्मी के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी काफी सफाई की जरूरत है। पता नहीं वो कर पाते हैं कि नहीं, वरना पैसे जहां से भी आएंगे वो फौरन लीक होकर लंदन और दुबई चले जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप आप जिन क्राइसिस, जिस जगह पे खड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि आपका जो पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। यही अलमिया है सबसे बड़ा। तो अब वो किस तरह जाते हैं, आपकी जुडिशरी देख लें। आपके बंदियाल साहब एक पतली गली के अंदर फंस चुके हैं आकर, कल उन्होंने क्या करना है। अब और मैं एक आखिरी बात इस पे ऐड करना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट की, व्हाट इज द सिचुएशन। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने काला चश्मा पहनकर व्हील चेयर पर बैठ के जो उन्होंने कौम से खिताब किया है, तो उन्होंने कहा है कि सैटरडे वाले दिन निकलकर बाहर चीफ साहब को सपोर्ट दिखाएं ताकि वो पाकिस्तान का जो है आखिरी, वो जो है लास्ट अपना फैसला कर सके। अब मैं बताना चाहूंगा कि वो हफ्ते वाला दिन मगरब का क्यों पिक किया गया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। एक तो किसी निजूमी ने उन्हें कहा है कि वो हफ्ते वाला दिन जो है, और वो टाइमिंग मगरब से घंटा डेढ़ पहले, वो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। उस दिन आपको जो कुछ भी होगा आपके हाथ में जाएगा, क्योंकि खान साहब हमेशा कौम के फैसले जो हैं वो इसी तरह करते हैं, किसी से पूछ के कि किस वक्त अटैक करना चाहिए, किस वक्त नहीं। जिस तरह आपको याद होगा जब आते थे इधर से फॉरेन इन्वेडर, तो उस वक्त जो हमारे यहाँ लोकल हिंदू फौजें होती थी, उनको बताया जाता था कि तुम्हारी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए कौन सा टाइम तुम्हारे लिए फिजिबल है। तो अफसोस के साथ खान साहब भी सारे फैसले उसी तरह करते हैं कि किसी से तलाक दिलवा कर, किसी से शादी कर ली जाए तो वजीर आजम बन सकते हैं, 1.5 मन मुर्गियां जला दी जाए तो आपको ये हो जाएगा, और बंदा पहाड़ों से उतरेगा तो ये हो जाएगा, समुद्र क्रॉस नहीं करना, जनाजे में नहीं जाना, एन के साथ किसी को चीफ मिनिस्टर बना देना है। तो फिर ये एक तो किसी ने उनको ये बताया कि सैटरडे वाले दिन आप जो करेंगे वो, वरना तो यहूदियों का दिन है सैटरडे, सैबत होता है उस दिन। लेकिन खान साहब भी पता नहीं क्या बात है, इंटरेस्ट है शायद उनसे। दूसरी वजह ये है, खान साहब का सबसे बड़ी वजह जो है उस दिन लोगों को बाहर निकालने की, कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। खान साहब उनको भी दिखाना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान कितना इनस्टेबल है, पाकिस्तान के हालात क्या है, असली लितरो लितरीन है, ये बताना चाहते हैं। चाइनीज को और अफगानियों को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में दोबारा ना आना, हम यहाँ एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, दिस कंट्री इज नॉट फिजिबल टू डू एनी बिजनेस। क्योंकि खान साहब की नजरें जो हैं वो तख्ते इस्लामाबाद पर हैं, तो वो अगर सोचते तो आगे पीछे कर लेते कि चाइना का वजीर आजम चला जाता तो अच्छा था। पहले भी जब पिछली दफा कुछ आने, जब ये कंटेनर पे थे, तो इन्होंने कोई मर्सी शो नहीं की थी मुल्क के लिए। लेकिन दुख की बात है कि वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, आपको जिहाद करना है, आप पैदा हुए जिहाद करने के लिए। पाकिस्तान कहते हैं, मुझे बताया जाता था चीमा साहब 2 चीजें, कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, ये इस्लाम का किला है, ये टूट नहीं सकता। लेकिन 71 में उसके टुकड़े 2 हो गए। आज भी कहते हैं इस्लाम पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस्लाम का किला है, कहते हैं ये खत्म नहीं हो सकता, हालांकि 2 टुकड़े उसको हो चुके हैं। तो देखिए फिर इस तरह की बातें करने से क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को ये थी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का पर्सपेक्टिव एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जब तक इंडिया 370 के को रिव्यू ना करे हम बात नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या यही पाकिस्तान की डिजायर है कि हम, बिलावल ने क्या ये मौका जाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी जाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो जब तक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो आज़ाद नहीं है, वो कोई बात आज़ादी वाली नहीं कर सकते। तो एक 70 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो या 36 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो, आपको लगता है कि बिलावल भी उतने ही कैद थे, या क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने जो बात की है ये जस्टिफाइड है, बिलावल साहब ने जो टफ स्टांस लिए हैं? जो मेरी सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती कि बिलावल भुट्टो साहब डिक्टेशन लेकर गए थे, उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने पीपल्स पार्टी का उन्होंने बताया है, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग बताने की कोशिश की है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, बल्कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा आपने आज तक मुझे किसी टेररिस्ट के साथ बैठे देखा है? मेरी पार्टी को आज तक आपने कभी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते देखा है? उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सफाइयां पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश नहीं कर सके, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज पे ग्रेड। वो मेरे ख्याल में वो जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके, इट इज बियॉन्ड हिज पे।
सारी ये चीजें डिस्कस करनी, कश्मीर के बारे में, भारत के साथ हालात, बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, डिसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है। उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। ये वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना खेल, उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो चलाया, एजेंसियां चला रही हैं इस वक्त। ये जो जमहूरियत है, वो जमहूरियत नहीं है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, कल इमरान रियाज ने वो अरशद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब के अंदर जो थी, उसमें बड़ी उन्होंने तकरीर की है। उनकी एक बात मुझे उसमें से बड़ी अच्छी लगी, ये बात वो हकीकत है। उन्होंने कहा सियासतदानों को तो ब्लेम किस तरह करोगे, ये तो खुद मजलूम है। वो कहते हैं नून लीग वाले जो कई मिनिस्टर तो मुझसे पूछते हैं, कई के पाकिस्तान से रही है कि चले जाइए, तो साडा की फ्यूचर है, आज जाना है कि कल जाना है। तो वो उन्होंने भी ये कही बात, और ये ढकी छुपी बातें कोई नहीं है कि कौन चला रहा है पाकिस्तान। मैं खुद आपको मुसलसल कहता हूं कि ये सारे सियासतदान जो है सारे हाइब्रिड हैं, बच्चे हैं उन्होंने, अब बच्चे जवान हो चुके हैं। कई बच्चे ठीक होते हैं, कई खराब होते हैं, कई प्योर अखा कड्डण ला पैंदे। देखो ना, खान साहब ने बच्चे थे उन्होंने देखना, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ फलाने जड़े चंड मारी सी, डैडी तू फलाने जड़े। बाजवा साहब आपने कहा था असम्बलियां तोड़ दे, मैंने तोड़ दी थी। बाजवा साहब आपने मुझे, हर चीज तो उन पे फेंक रहा है, तो ये ऑन क्यों नहीं करते। अब मुझे आज आपसे सवाल करता हूं, आप बिलावल भुट्टो को मैं 1 मिनट के लिए साइड पर रखें। अमीरुल मोमिनीन ने आज हमारे ने कहा, इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। पहले वो कहते थे मैंने 4 लोगों का नाम रिकॉर्ड करके रख दिया, मुझे कुछ हुआ तो वो 4 लोग मुझे मारे। फिर उन्होंने कहते रहे कि जरदारी मुझे मरवाने लगा, पैसे दे दिए। आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पहले भी 2 अटैक मुझ पर डर्टी हैरी ने किए थे, आगे भी मुझे कुछ हुआ तो डर्टी हैरी को। अब आप मुझे ये बताएं, आप इसके बाद मैं ये समझता हूं इस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा कि एक सर्विंग आदमी है, रिटायर्ड नहीं है। बाजवा साहब तो चलो चले गए ना, हालांकि वो भी उनके आर्मी चीफ है, लेकिन एक सर्विंग आदमी के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है। किसी इदारे का यह फर्ज नहीं बनता कि इनसे पूछे कि हमें प्रूफ दें, और अगर उनके पास प्रूफ ठीक है तो डर्टी हैरी को रिमूव करें, अगर नहीं तो इमरान खान के ऊपर केस करें, इनको जेल में दें कि आप एक सर्विंग ऑफिसर हु इज कमिटेड फॉर पाकिस्तान एंड लॉयल्टी टू पाकिस्तान, एंड you are saying that he has attacked on you twice before and now he's planning to kill you again. और या फिर अगर वो इतना सारा कोई डिपार्टमेंट अगर ताकतवर है तो फिर बिलावल भुट्टो जाके वहां पे किस तरह बात कर सकते, नहीं कर सकते, किस तरह करें। और दूसरी एक बात ये है ना कि बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी को पता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर उसने बनना है, वो किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो डिक्टेशन लेकर गए, यहाँ से पूछ के डैडी में क्या क्या बातें करूंगा, बेटा तू जा घूम फिर आ, गोया बड़ा अच्छी जगह घूम फिर आओ, जाके क्या फर्क पड़ता है, वेकेशन वाज ड्यू। मैं तो कहता रहा उनको जाना नहीं चाहिए था। वो जयशंकर ने को किसी ने पूछा उनका दौरा कैसा, उसने कहा थैंक यू बट नो थैंक यू। उसने कहा वो आए एसईओ के लिए, वो कौन सा भारत के लिए गए, आए यहाँ पे, और यहाँ से वो 50 दफा कह के गए बिलावल भुट्टो साहब हम जस्ट गोइंग देयर फॉर एसईओ। एसईओ में सबसे बड़ी बात है आप क्या ले दे क्या सकते हैं एसईओ को, ना कुछ देने की सलाहियत रखते हैं ना लेने की सलाहियत रखते हैं, तो जाने की क्या जरूरत है वहां, साथ इतने लोगों को जहाज पे उठा के ले गए आगे। लेकिन कौन पूछे, हमारे दूसरा जो मुगल शहजादा है वो अंदर में बैठा है, वो जो अपने किंग चार्ल्स का फूफी का बच्चा, जो वो 14 कंट्रीज हैं, 12 मुल्कों ने उनको लेटर लिखा है किंग चार्ल्स को, 12 मुल्कों ने, 3 उन्होंने उसमें से शर्तें लिखी। उन्होंने कहा हमारे यहां से जो लूट के ले गए चीजें वो वापस दो, हमें जो हमारे ऊपर जुल्म करते रहे उसके पैसे दो, और ये 3 शर्तें उन्होंने लिख के भेजा उसको। और ना तीसरा उन्होंने क्या हमें कॉलोनियलाइज करने के लिए माफी मांगो। ऋषि सोनक से अगले दिन क्वेश्चन किया गया कि आप हमसे माफी मांगे, बतानी है। सिर्फ इस वक्त दुनिया में 12 मुल्क रह चुके हैं जो वो भी कानूनीज नहीं है, सिस्टम उनका अपना है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, बलीज और जमैका आप उनको छोड़ने लगे, बिल्कुल बात आप सामने आ चुकी। जमैकन भी छोड़ रहे हैं उनको, बलीज भी छोड़ रहा है, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन किया गया लेकिन वो बोल कर गए। लेकिन ये उसके हालात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां सरकारी खर्चे पे वहां बैठे 50 लोगों को साथ देंगे, लेकिन कोई पूछने वाला हो तो तब मैंने सरदार ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा एक मैं तो अब कंट्री कहते हुए भी शर्म आती पाकिस्तान को कि ये कंट्री कौन सा है। कंट्री होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिनके कोई जमीर हो लोगों के, जिनका कोई पूछने वाला हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कोई रेट ऑफ लॉ हो, कोई बाउंड्रीज हो वहां पे, उनकी सॉवरेंटी हो, ये सारी फंडामेंटल्स ऑफ अ कंट्री एज अ नेशन। लेकिन ये अफसोस के साथ अब तो मेरा मकसद है कि अब आप जिस तरह मुझे पहले इतराज था कि चाइना आता था, चाइना ने किया, बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें आपने हर शहर में खोली थी, हर शहर के अंदर आपने चाइनीज जबान के स्कूल भी खोल लिए थे, और आपने 25-30 लड़कियां भी भेज दी थी चाइनीज के आगे। तो मेरे ख्याल में वो दौर दोबारा आएगा, फिर नए सिरे से
आपको उन्होंने कुछ थोड़ा सा दिखाया, $58 मिलियन की हम ट्रेन बनाते हैं, आप देखें आप उनसे कितना अर्सा खेलते हैं उन चीजों के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में यू नीड somebody regardless who, somebody to make tough decisions, rough decisions and tough decisions. Otherwise इस वक्त आप वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में जो नेगेटिवली गोइंग टू द डिस्ट्रक्शन, मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत जो है ना अमेरिका के लिए, मतलब अमेरिका के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई साहब महत्वपूर्ण बन चुका है। भाई भारत क्यों बना है, मतलब कि अभी हमने देखा था बीच में कुछ मतलब कि उतार चढ़ाव भी आए थे। भाई अमेरिका ने मतलब कि बुरा भला बोला था भारत को, और भाई भारत ने भी पूरी तरीके से मतलब कि पूरी तरीके से जवाब दिया था अमेरिका को कि भाई साफ बात है तुम हो गए सुपर पावर अपने घर में, ठीक है भाई साहब, यहाँ के सुपर पावर हम है, ठीक है भाई साहब, और भाई तुम मतलब कि कैसे भी करके मतलब कि टैरिफ नहीं लगा सकते भारत के ऊपर इतना। मतलब अभी रिसेंट टाइम में ये अभी 100% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर अमेरिका ने। मतलब कि भाई कभी 18% कर देते, कभी 11% कर देते हैं, कभी 100% कर देते हैं। तो मतलब भाई मतलब कि क्या मतलब कौन पॉलिसी लिख कर दे रहा है अमेरिका को, भाई समझ नहीं आता। भाई सब भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के लिए मतलब क्यों, मतलब कि अमेरिका क्यों बिगाड़ना चाहता है भारत के साथ रिश्ते, क्योंकि भाई जो भारत जो है अमेरिका का गुलाम नहीं बनना ना भाई। अमेरिका के लिए मतलब कोई काम नहीं कर रहा ना भाई भारत, जैसे पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान तो हर चीज़ करता है भाई, पाकिस्तान के ऊपर तो डॉलर फेंकते हैं भाई साहब, काम कर लेते। भाई भारत के ऊपर डॉलर नहीं फेंक सकते ना, भारत के पास तो पहले से बहुत पैसा है। तो भाई भारत क्यों कहे मतलब कि मानेगा इनकी बात, भाई नहीं मानेगा भारत तो, ठीक है सर। भारत का साफ कहना है भाई तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, तुम डिक्टेट कर सकते हो हम पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, भिखारी मुल्कों को, भाई वो तो पैसा मांगते ही है तुम्हारे से, ठीक है भाई सब तुम उन्हें डिक्टेट कर सकते हो। लेकिन भारत को डिक्टेट करने के लिए गुर्दा होना चाहिए भाई, सब पैसे से नहीं होगा बेटा काम, गुर्दा होना चाहिए, ठीक है। आज अमेरिका भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं देखता, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख रणनीतिक शक्ति के रूप में भी देखता है, ठीक है। इसके पीछे कई कारण है। चीन का बढ़ता प्रभाव, अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। भारत चीन के साथ लंबी सीमा साझा करता है और इंडो पैसिफिक में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इसका विशाल घरेलू बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स, अमेरिका और उसके सहयोगी चीन की निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण विकल्प मानते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, अमेरिका और भारत के बीच रक्षा तकनीक, सैन्य अभ्यास और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ा है। इंडियन डायस्पोरा, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग बढ़ रहा है। यानी भारत अब अमेरिका के लिए एक ऐसा देश है जिसे केवल एक पार्टनर मानकर नहीं चलाया जा सकता। इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में पाकिस्तान की भूमिका काफ़ी बड़ी थी, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कंपटीशन चाइना है और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका पाकिस्तान की तुलना में कई अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वॉशिंगटन के लिए समीकरण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। पहले यूएस पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी के रूप में देखता था। आज यूएस भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध अधिक सीमित और मुद्दा आधारित है, ठीक है। आज क्या अमेरिका पाकिस्तान से बात करने से पहले भारत से अनुमति लेगा? इसका मतलब कि भाई सबसे सीधे मैं अर्थ बताया तो अमेरिका एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और वह पाकिस्तान से अपने हितों के अनुसार बातचीत कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ में कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम उठाता है तो उसे ये देखना होगा कि उसका असर इंडिया यूएस रिलेशंस प्लस चाइना पॉलिसी प्लस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी प्लस रीजनल सिक्योरिटी पर क्या होगा। यानी भारत अमेरिका को परमिशन नहीं देता, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया अमेरिकी डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकती है, ठीक है, और बन जाती है। आप इसे मतलब कि भाई इस तरह समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका को आदेश देने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत को नज़रअंदाज करना अमेरिका के लिए इंक्रीजिंगली कॉस्टली होता जा रहा है, ठीक है। चीन इस पूरे समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण
सबसे बड़ा कारण है। भारत का प्रभाव केवल उसकी इकोनॉमी की वजह से नहीं बढ़ा है, सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक में एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बैलेंस बने जिसमें चीन का प्रभाव अनकंट्रोलेबल ना हो, और यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इंडियन ओशन के केंद्र में चाइना के साथ लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल पोजीशन रखता है। इंडियन ओशन में बड़ी मैरीटाइम शक्ति है, क्वाड जैसे स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट में शामिल है, इसलिए अमेरिका के लिए भारत स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रखता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। यह भी समझना ज़रूरी है कि इसका अर्थ यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ चुका है। पाकिस्तान अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसका भौगोलिक स्थान अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के पास है। आतंकवाद और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों में उसकी भूमिका है। पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। साउथ एशिया में किसी भी बड़े सिक्योरिटी क्राइसिस का असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान से बातचीत करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के साथ अमेरिका के संबंध का स्ट्रैटेजिक वेट समान नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई इसमें सब चीज़ों को बात छोड़ के बताएं तो भाई साहब क्या बोलते हैं, अगर अमेरिका कोई भी डिसीजन लेता है पाकिस्तान से बात करता है तो भारत का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।